हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करने वाले हैं कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत यानी कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी। उसके बारे में आज देखेंगे। कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, इसमें देखेंगे पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी आज देखेंगे अंत में। तो सबसे पहले देखते हैं कोबर के अनुसार। तो कोबर के अनुसार पृथ्वी की सतह पर असंख्य, यानी असंख्य का मतलब होता है अनगिनत, यानी बहुत सारी भूसन्निधि यानी जियोसिंक्लाइन मौजूद थी। जियोसिंक्लाइन मतलब ये और ये सिंक्लाइन है, एंटी सिंक्लाइन है, जियोसिंक्लाइन है जो अंदर की ओर है। इन भूसन्निधियों में अवसादों का क्या हुआ, निक्षेपण हुआ था, यानी इस तरह से इनमें क्या हुआ, निक्षेपण होता चला गया। ये अवसादित थी, ये बताने का प्रयास किया। अवसादों के निक्षेपण से धीरे धीरे भूसन्निधियों की गहराई में क्या हुआ, कमी आई। जैसे जैसे इनमें अवसाद बढ़ते चले गए फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, इनकी जो गहराई थी क्या हो गई, कम होती चली गई। ये पूछा जा सकता है कूट के माध्यम से कि जैसे जैसे अवसाद बढ़ते चले गए तो क्या हुआ, तो इनमें जो है इनकी जो गहराई है कम होती चली गई थी। लंबे समय के बाद भूसन्निधियाँ अवसादों से क्या हो गई, भर गई। यानी एक समय ऐसा आया कि भूसन्निधि क्या हो गई, भरती चली गई। इस भूसन्निधि में उपस्थित अवसादों के द्वारा नीचे की ओर दाब लग गया। यानी जब कोई भी चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें अगर मलबा गिरता रहेगा तो एक समय क्या होगा, उसमें इतना प्रेशर लगेगा, इतना दाब लगेगा, जिससे क्या होगा, वो उठ जाएगा ऊपर, जिससे भूसन्निधि के दोनों ओर के जो स्थलखंड हैं, यानी जो भूसन्निधि की दीवारें हैं, वो अंदर की ओर क्षैतिज संचलन, क्षैतिज का मतलब होता है फ्रेंड्स ये हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज संचलन होता है, ये वर्टिकल होता है यानी कि ऊर्ध्वाधर होता है। तो क्षैतिज संचलन हुआ तो क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ, यानी स्थलखंड क्या हुआ, नीचे की ओर धंस गए, यानी नीचे की ओर इनका क्या हुआ, संचलन हुआ, जिससे भूसन्निधि के दीवारों के द्वारा इसके अंदर स्थित अवसादों पर दबाव क्या हुआ, लगाया गया था, जिससे भूसन्निधि के किनारे संपीड़न बल यानी कि कंप्रेशनल फोर्स के अधिक लगने से अवसादों में बलन या मोड़ पड़ गए। फ्रेंड्स, जैसे ये है, इसमें अवसाद भर गए तो दोनों तरफ से क्या हुआ, कंप्रेशनल फोर्स लगा, यानी संपीड़नात्मक बल लगा, जिससे क्या हुआ, ये ऊपर की ओर उठ गए। जैसे इनमें बल लगा तो ये ऊपर की ओर क्या हो गए, उठ गए। ये बताने का इन्होंने प्रयास किया था, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे जो है इस तरह से क्या हो गए, बलन पड़ गए कोबर में। और जो बलन पड़ गए, जो ऊर्ध्व भाग थे, इनको रैंड कैंटन कहा। मैं इसको एक बार बता देता हूँ। प्रश्न जो बनता है फ्रेंड्स, वह इससे यही बनता है कि भूसन्निधि सिद्धांत किसका है, और श्वासिनबर्ग, रेड कैंटन और क्रेटोजन, रेड कैंटन, पठार, ये क्या किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको आगे बना देता हूँ, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताने का प्रयास करूँगा। भूसन्निधि के माध्यम में जहाँ कम दबाव लगा वहाँ बलन नहीं पड़े, मध्य पिंड यानी श्वासनबर्ग कहा गया। यानी कि मैं बताऊंगा श्वासनबर्ग क्या होता है कि इन्होंने कहा था जहाँ बल नहीं लगा यानी कम दाब लगा वहाँ पे श्वासनबर्ग, ये इस तरह से श्वासनबर्ग बन गया, और अगर ज़्यादा लगता तो श्वासनबर्ग नहीं बनता। फिर इसका कुछ क्रिटिसिज्म था, आलोचना भी हुई। इनके सिद्धांत के अनुसार आधार पर केवल पश्चिम से पूर्व दिशा में वितरित पर्वतों की व्याख्या की जाती है, यानी कि जो पूरब से पश्चिम होते हैं, इस तरह से पश्चिम से पूरब जो होते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत है, उसकी व्याख्या केवल की जाती है। अगर देखा जाए रॉकीज माउंटेन और एंडीज पर्वत को, तो उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं, उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी आलोचना की गई थी। अब जो यहाँ से प्रश्न बनता है उसके बारे में देख लेते हैं। उसमें बाकी कुछ है नहीं, थ्योरी के अंदर कुछ खास नहीं है। पूछा जाएगा जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसकी है, और बाकी ये रेड कैंटन, श्वासनबर्ग क्या होता है फ्रेंड्स, तो मैं बताता हूँ आपको। ये कुछ तरह से ये होता है फ्रेंड्स, ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये जो भाग था इन्होंने इसको रैंड कैंटन कहा था। पूछा जाएगा रैंड कैंटन किसको कहा गया और किसने कहा, तो ये कोबर ने कहा था। रेड कैंटन ये कोबर ने कहा था, इसको कहा था इन्होंने रैंड कैंटन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। फिर पूछा जाएगा ये जो भाग था, ये इसको जो खाली भाग है फ्रेंड्स, इसको इन्होंने कहा था श्वासनबर्ग। और फ्रेंड्स, ये जो भाग था पूरा, ये जो भाग था ये पूरा,
ये कठोर दृढ़ भूखंड है फ्रेंड्स, ये जो है कठोर दृढ़ भूखंड है जिसको इन्होंने क्रेटोजन कहा। ये वाला प्रश्न कब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो क्रेटोजन कई बार पूछा गया है। तो पूछा जाएगा रैंड कैंटन किसे कहा, तो दोनों ओर जो उठे हुए भाग होते हैं, देखो इस तरफ भी है, इस तरफ भी, तो दोनों तरफ उठे हुए भाग होते हैं, इसको रैंड कैंटन कहा गया है। और जो मध्य में अगर चित्र बना के भी दे दिया जाए और इस निशान लगा के पूछा जाए कि ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये जो है श्वासिनबर्ग को दर्शाता है। ये जो भाग है रैंड कैंटन को दर्शाता है, ये भी रैंड कैंटन को दर्शाता है। और ये जो भाग है कठोर भूखंड, दृढ़ भूखंड, इसको कहा था कोबर ने क्रेटोजन। बस यहाँ से फ्रेंड्स यही पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। बाकी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि धीरे धीरे उसमें अवसाद जमा हुए जिसके कारण भूसन्नति की गहराई में क्या हुई, कमी हुई थी। और लंबे समय के बाद भूसन्नतियाँ क्या हुई, अवसादों से भर गई। और एक समय बाद इतना कंप्रेशनल फोर्स लगा जिससे क्या हुआ, इस तरह से जो है बलन पड़ गए, मोड़ पड़ गए। और जो गड्ढे वाले भाग है श्वासिनबर्ग कहलाए, ऊपर वाले जो है रैंड कैंटन कहलाए, और पूरा जो कठोर भाग है ये क्रेटोजन कहलाया। बस यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं। इनकी क्रिटिसिज्म तो सबका होता है, आलोचना तो सभी स्कॉलर्स की होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियाँ रह जाती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने पश्चिम से पूर्व दिशा में जो फैले हुए पर्वत होते हैं उनकी व्याख्या तो इससे ठीक होती है, लेकिन अगर वहीं उत्तर से दक्षिण, जैसे कि रॉकीज पर्वत है अमेरिका में, एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका में, अगर उसकी अगर एक्सप्लेनेशन करें तो वो इसके द्वारा नहीं होती है, तो इसलिए इनका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो फ्रेंड्स इनमें से बस यही पूछता है क्रेटोजन किसे कहते हैं, क्रेटोजन शब्द किसने दिया था, रैंड कैंटन क्या है, श्वासिनबर्ग क्या है, और श्वासिनबर्ग प्लेट्यू क्या है। तो ये बस यही इन्होंने बताने का प्रयास किया था फ्रेंड्स। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं वीडियोज़ कैसी लगी। अब मैं कल बात करेंगे आर्थर होम्स का संवहनीय तरंग सिद्धांत, जो कि कल बनाने का कोशिश करेंगे। अब थोड़ा समय नहीं मिला था कल परसों से, तो इसलिए वीडियोज़ नहीं बन पाई। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।